वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी खुशामदीद। बाजवा साहब हैं नून लीग से और डॉक्टर साहिबा डॉक्टर फाजिया हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से और तज़कियाकार हैं अहमद सग़ीर साहब। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। कल इंटरव्यू ऑन एयर होता है साबिक़ SSP मलीर राव अनवार का। वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इंकिशाफात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत पर बातें की जा रही हैं कि सिंध हुकूमत ने जो करप्शन की है पिछले 5 सालों में उसका पोल खोल के सामने रखा है। अब ये इंकिशाफात हुए हैं, उसमें सिस्टम के अंदर बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया है। डॉक्टर आसिम का नाम भी लिया, दीगर लोगों का नाम भी लिया कि सिस्टम चलाते रहे, पुलिस को पॉलिटिसाइज भी करते रहे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बड़ा सख्त इंटरव्यू हुआ है उनका एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, मैंने तो उनका इंटरव्यू सुना नहीं कि मैं कोई उसके ऊपर डिटेल कमेंट कर सकूं कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो भी बात कही है, अगर उनके पास सबूत हैं तो उनको चाहिए कोर्ट में जाएं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई शख्स करप्ट है और इनके पास सबूत है तो ये कोर्ट में जाके केस करें और इनको बताएं कि जनाब ये सबूत है, तो लिहाजा इसको पकड़ें। उसको तो सबको उसके खिलाफ किसी को इतराज नहीं होगा। अच्छा, ये एक और सवाल है। कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त अकेली है, ये सोच रही है कि हम अकेले मेजॉरिटी वोट ले लेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो आपके सियासी तौर पर हरीफ हैं, जो माजी में हलीफ हुआ करते थे, वो इत्तेहाद पर इत्तेहाद किए जा रहे हैं। ये इत्तेहाद हो रहा है, फिर IPP के ऊपर भी एडजस्टमेंट हो गई है। एक सीट एडजस्टमेंट तो कराची से भी हुई है, होने जा रही है। बल्कि ये इंटरव्यू आ जाना कुछ क्या कोई कड़ी जोड़ रही है इसकी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंटरव्यू का आना और इत्तेहाद का होना कि इसकी को कड़ी से कड़ी जोड़ी है। इत्तेहाद जो है वो एक जमहूरी और आईनी हक होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर वो पार्टियां समझती हैं कि आपस में हमें मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो इसमें किसी पार्टी को भी, सियासी पार्टी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और ये जो इत्तेहाद है, ये जब आप कहीं पे कमजोर हो या समझते हो कि आपको वहां पे लोकल इलेक्शन के अंदर किसी ना किसी लोकल पार्टी की जरूरत है, तो वो पार्टियां मिलकर फिर इलेक्शन लड़ती हैं। तो ये उनका एक आईनी और कानूनी जो जमहूरी हक है, इसके ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं है। और जहां तक बात रह गई कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये इत्तेहाद पहले से होते आए हैं, 1990 से हम तो देख रहे हैं, जब से जाम सादिक को तोड़ के लेके गए थे और इत्तेहाद बने। तो ये 2018 में भी इत्तेहाद बने थे, GDA और मुख्तलिफ नामों को साथ जोड़ के इत्तेहाद बनते थे। तो पीपल्स पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी इत्तेहाद हो। और हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने फैसले खुद करने। पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और वो समझती है कि किसी की जाती तौर पे दिल आजारी या इखलाक से गिरी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और उनके लीडर्स की इज्जत करनी चाहिए। और अगर उनके कोई इश्यूज हैं, कोई सियासी तौर पे कोई नुक्ता इतराज है, तो बिल्कुल उठाना चाहिए। उनकी सियासत के ऊपर कोई बुराई है, उनके तर्ज हुकूमत पे है, कोई उनकी परफॉर्मेंस या डिलीवरी पे है, तो इसके ऊपर बात होती है। और इस पे किसी सियासी हरीफ को बुरा नहीं मानना चाहिए, एज लॉन्ग एज आप किसी को जाती तौर पे तनकीद का निशाना ना बना रहे। ठीक है। तो अच्छा, आप इसके ऊपर बातचीत चलती रहनी चाहिए। आप तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं। बिलावल साहब अपनी स्पीचेस के अंदर तस्करा कर रहे हैं, गेट नंबर 4 की सियासत करनी नहीं आती। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि दूसरी सियासी जमातें क्या गेट नंबर 4 की सियासत कर रही हैं। फिर वो जो इत्तेहाद है, आप कह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, तो फिर ये बातें क्यों सामने आ रही है कि गेट नंबर 4 की सियासत ना हो, लाडला प्लस, फिर जो बयाना सामने आए हैं, बिल्ली जो है वो शेर जो है वो बिल्ली है, फिर बाबे घर पे बैठ जाए, तो फिर इत्तेहाद करने देना। फिर एग्रेसिव स्टेटमेंट्स क्यों सामने आ रहे हैं बिलावल जरदारी साहब की जानिब से? इत्तेहाद के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चीज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने बारे में बात की है कि हम गेट नंबर 4 की सियासत पे यकीन नहीं रखते। अच्छा। अगर कोई दूसरा रखता है तो कर रहा है, पीपल्स पार्टी उसको रोक तो नहीं सकती। पीपल्स पार्टी तो नुक्ता इतराज उठा सकती है और वो उठाती रहेगी। अच्छा। अगर इस मुल्क में 88 से लेके आज तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए और हर दफा कोई ना कोई सिलेक्टेड होके आ जाता है, तो पीपल्स पार्टी तो बात करेगी सिलेक्टेड होने पे, इस पे रोक नहीं सकते। 88 में 93 में 2008 में पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें मिलती थी, रोक दी गई।
और 2018 में बड़ी जो बात कर रहे हैं आप 88 से, वो 88 से सिलेक्टेड फेयर था, इलेक्शन, तो पीपल्स 88 पार्टी से ने जमहूरी निजाम को हाँ, रोका नहीं, चलने दिया। असेंबली में आके बैठे 97 में पीपल्स पार्टी को एक सीट नहीं दिलवाई पंजाब से, ठीक है। उसको रोक दिया गया। 1990 का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर असगर खान केस का फैसला पढ़ लें, लेकिन हम कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखने पे क्या है, इस मुल्क के अंदर इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए, ना कि उन्हीं चीजों को लेके आगे चलते रहे। जैसा 2018 का इलेक्शन अगर वैसा ही 24 में होता है तो पीपल्स पार्टी तो आवाज उठाएगी। साहब ये नैरेटिव तो वहीं पर दम तोड़ गया ना, आपने 88 से कहा कि फेयर इलेक्शन नहीं, हम बिलीव करते हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते रहे। क्या बिलावल साहब उसी की बात करें, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस पे किसी को कोई नुक्ता इतराज है तो वो आके बयान कर दे। ठीक है डॉक्टर फौजिया, आपने जुल्फकार अली बदर साहब की बात सुनी होगी। 88 से अब तक फेयर इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी को रोका गया है हमेशा अक्सरियत में आने से, लेकिन 15 सालों से तो यही हुकूमत में बैठे हुए हैं। फिर एक इंटरव्यू आ गया जिसका मैंने आपसे सवाल कर लिया। पीपल्स पार्टी का नैरेटिव इस वक्त इसलिए स्ट्रांग नजर आ रहा है कि अकेले खड़े हुए कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी के साथ इत्तेहाद करने की। एमक्यूएम को इत्तेहाद की जरूरत क्यों पेश आ रही है, इस पर हम आपसे बात कर चुके हैं, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी बात कर चुके हैं। क्या ये नेगेटिव तासुर नहीं जा रहा डॉक्टर साहबा के एमक्यूएम को जो है वो इत्तेहाद की जरूरत क्यों पेश आ रही है? ठीक है अहमद सगीर साहब। ठीक है डॉक्टर फौजिया ज्वाइन कर चुकी हैं, मुझे जरा काइंडली बता दें पीसीआर। ठीक है अहमद साहब आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा जो सवाल मैंने किया कि एमक्यूएम को एहतियात की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो कराची के अंदर अब इंतजाम हो चुका है। देखिए एमक्यूएम ऑलरेडी आपको याद होगा, तो ये है कि पीटीआई के दौर में एमक्यूएम को बहुत टफ टाइम मिला है। अलवी साहब और आपको इन्होंने मुसल जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने एमक्यूएम की सीटें हथियाई हैं और उनको बहुत इस चीज का वो भी है। अब मुझे ये लगता है जो नजर आ रहा है वो ये कि एमक्यूएम भी यही चाह रही है कि अगला, चूंकि आपको याद होगा 85 से लेके एक दफा उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया था, लेकिन फिर उसके बाद वो हमेशा इक़्तिदार में ही रहे हैं। ठीक है कोई भी पार्टी हो, कोई भी जमात हो, वो अलाई रहते हैं गवर्नमेंट के और आते जाते रहते हैं। पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी के साथ रहे, उनके अलाई। फिर नून लीग आ गई तो नून लीग के साथ भी उन्होंने अपना समझौता जारी रखा। जो और बात है कि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की रहती है सिंध में, लेकिन बहरहाल वफाक में की ख्वाहिश होती है कि ये किसी तरह पावर कॉरिडोर में जो है वो घूमते फिरते रहे। ठीक है, लेकिन अभी इस दफा मुझे नहीं लग रहा कि ये उतनी सीटें या उस शब्दोमत के साथ या उस जो के पास पावर होती थी, इस पावर के साथ जो है ये कोई निगोशिएट कर सकेंगे या इनको कोई फायदा होगा उस तरह से। ठीक है, कि नून लीग बहुत घाघ जमात है, उनके लीडरान को पता है कि एमक्यूएम जो है वो किसे पारीना है, वो बस अब एक दीवाने के ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है। लिहाजा वो इनको इनके हिसाब से ही डील करेंगे और टैकल करेंगे, जिसमें वो क्या एडजस्टमेंट होती है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर फंक्शनल मुस्लिम लीग ये और नून लीग और कुछ इस्तेकाम पार्टी और बाकी आजाद मुल्क के इनकी पावर हासिल करने में कामयाब हो भी गए, तो भी पीपल्स पार्टी अकेली ही उनको मात देगी और मैंने नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इनको गवर्नमेंट बनाने देगी तो सिंध के अंदर। ठीक है जुल्फकार साहब, जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। आईपीपी और नून लीग की भी सीट एडजस्टमेंट की बातें सामने आ गई हैं। 20 कौमी असम्बली की सीट्स की अभी लिस्ट तैयार की गई है, उसमें से 19 तो पंजाब में है और फिर एक कराची से ये करने जा रहे हैं सीट एडजस्टमेंट। ये एक बड़ा कठिन मरहला है क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं, कौन कहाँ पर जो है वो सेटल डाउन कैसे होता है, इस पर अभी बहस होनी बाकी है। पीपल्स पार्टी का अगर मैं मैंडेट देखूं पंजाब से तो पंजाब के अंदर आपके पास 13 में भी कोई अक्सरियत नहीं है, 18 में भी कोई अक्सरियत नहीं है। आप लोग चले सिंध में स्ट्रांग है तो सिंध में एक कॉन्फिडेंस हो सकता है कि हम सिंध के अंदर इस इत्तेहाद को भी हम रूल आउट कर सकते हैं। पंजाब के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे है, पंजाब के अंदर पॉलिसी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब कैसे फतह करेंगे आप लोग।
देखिए, पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले से ज्यादा नशिस्तें आएंगी। अच्छा। आईपीपी और पीएमएलएन जो है उनका जो आपस में सीट एडजस्टमेंट है, बिकॉज आईपीपी ग्राउंड पे है ही नहीं, वो पीएमएलएन के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और पीएमएलएन को पता है कि किस तरीके से उनको जिताया जाना है इलेक्शन, इस वजह से पीएमएलएन को वो सीट देने पे मजबूर है। अदरवाइज 2013 में बहुत सारे ऐसे इलेक्टेबल्स थे जो कि 32-33 के करीब, जिसमें चट्टा साहब, मई अख्तर और बहुत सारे लोग, ये इन्होंने काफ लीग छोड़ के पीएमएलएन ज्वाइन की थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी एक सीट नहीं दी थी। अब देखें कि 20 लोग छोड़ के आए थे लाहौर में पीटीआई को, और पीएमएलएन ने 20 के 20 को टिकट दी, एक भी नहीं जीता। तो चीज ये है कि उनको पीटीआई वालों ने भी वोट नहीं डाला और पीएमएलएन वालों ने भी वोट नहीं डाला। तो यहाँ पे ग्राउंड पे जो बैटल फील्ड के अंदर ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, और आम बंदे को अभी पता नहीं है कि ग्राउंड पे है क्या। ये जो एडजस्टमेंट है और ये चीज तो मीडिया के ऊपर और ऊपर नीचे मामलात हो रहे हैं, ये एक फर्क चीज है। ग्राउंड पे जब जाके इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि यार ये चीज तो क्लियर है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले जाके सीट्स नहीं जाने देगी नून लीग की तरफ, आनी शुरू होगी। ये चीज तो वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी इतनी आराम से नून लीग की तरफ सीट्स नहीं जाने देगी, लेकिन ये तासुर भी जा रहा है कि लाडले प्लस भी है, इनकी कोई डील भी हो गई है, सार्टिकल हो गई है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की पॉलिसी इस वक्त यही नजर आ रही है ना कि आप अकेले ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि ये इतने सारे इत्तेहादी हैं, ये एक दूसरी अगर समझ लें पीडीएम पार्ट 2 जिसके अंदर पीपल्स पार्टी नहीं है, वो दोबारा से बन जाती है, और अगर ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते तो फिर आप लोगों ने मेंटली तौर पे प्लान बी का तैयार रखा, वो स्ट्रांग ऑपोजिशन करेंगे फिर क्या? अगर ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के नतीजे में जीत के आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल है। अगर उसी तरह जिस तरह 2018 का इलेक्शन हुआ है तो पीपल्स पार्टी तो आवाज उठाएगी, तो पीपल्स पार्टी खामोश तो नहीं रहेगी, लेकिन हम आवाज असेंबली के अंदर उठाएंगे, बाहर उठाएंगे, सड़कों पे उठाएंगे, हर फोरम पे उठाएंगे। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे तो वो यही कहते थे। अब तो उन्होंने कहा कि हमने गिला करना भी छोड़ दिया। अगर हम 88 में 2093 में 2008 में लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर जीत के आके हुकूमत बना सकते हैं तो हम अभी भी बनाएंगे। इतनी सीटें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम सूबों में होंगी कि पीपल्स पार्टी के बगैर किसी की हुकूमत नहीं बन सकेगी। जुल्फिकार साहब, एक आखिरी सवाल यहाँ पर बड़ा अहम सवाल है, कल के इंटरव्यू से रिलेटेड जरा सा उस पर मैं कमेंट चाहूँगा। आप तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार ने जो इंकशाफात किए हैं वो काबिल ज़िक्र भी हैं क्योंकि बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर की हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि एक तासुर जाता रहा एक अरसे तक कि पीपल्स पार्टी के ही ये चहीते जो है वो एसएसपी हैं, और बहुत दफ़ा ये कयास आराइयाँ भी हुई हैं कि बहुत से ऐसे काम हैं जो राव अनवार ने करने होते हैं, उनके शवाहिद हो या ना हो उस पर एक बड़ी डिबेट हो सकती है। ये अचानक से राव अनवार सिंध से निकल के पंजाब जाते हैं, फिर इस्लामाबाद जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और फिर इंटरव्यू आप लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट है, कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है पूरे इंटरव्यू के अंदर जो आप लोग की हिमायत में गई हो। ऐसा क्या हो गया, इतने नाराज कैसे हो गए? कभी भी आप लोगों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, ना जरदारी साहब के खिलाफ, ना बिलावल के खिलाफ, ना कोई वजीर दाखिला के खिलाफ, ना फिर सिंध हुकूमत के खिलाफ। वो तो एसी डीसी बीसी तमाम चीजों को जो है वो सब सारी बातें कर ली उन्होंने। देखिए, वो चूंकि खुद उस सिस्टम का हिस्सा रहे, उनको बहुत सारी चीजें पता होंगी। मैं तो पहले कह चुका हूं कि अगर उनको लगता है कि वहां पे कोई करप्शन थी या जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सबूत हैं तो सबूत लेके अदालत में जाएं और केस करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। खाली जो इल्जामात हैं वो तो इस मुल्क में बहुत सारे लगते रहे हैं। राव साहब पुलिस का हिस्सा रहे हैं, उनको चाहिए कि जाके जो भी अंदर की चीजें हैं उनको मंजर आम पे लेके आए। खाली गुफ्तगू या अपना पर्सपेक्टिव या तज्जिया देने से बात ठोस बात थोड़ी होती है। बात ठोस तब होती है जब तक आपके पास ठोस सबूत मौजूद हो। उसके बगैर तो बात ऐसे ही हवा में होती है। कुरान हाथ में उठाकर सर पे उठाकर बातें करते नजर आए, वो भी आपकी ही हुकूमत का हिस्सा रहे, फिर जब हुकूमत से निकल जाते हैं ये बातें क्यों होती हैं? अब ये राव अनवार है, वो यहां से निकले हैं तो ये बातें हुई हैं। मैंने अर्ज किया ना कि अगर कोई सबूत मौजूद है तो वो सबूत लेके अदालत में चले जाएं या किसी ऐसे फोरम पे जाएं जहां पे उनकी सुनवाई हो। खाली टीवी पे बोलने से या किसी का मीडिया ट्रायल करने से
कुछ चीजें थोड़ी किसी के ऊपर इल्जाम तराशी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है, पीपल्स पार्टी ने इस इंटरव्यू को भी बिल्कुल किसी खातर में नहीं लेना है। देखिए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो रोज आए दिन कोई ना कोई, आपको पता है, बोल रहा होता है, उसकी साख मुतासर करने को लगा होता है। ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये तो हम 88 से देख रहे हैं, 89, 90 से ऑनवर्ड्स ये चीज चलती आ रही है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। लेकिन असल बात यह है कि कोई सबूत किसी के पास है तो सबूत लेके आए। एक सवाल है, दिल दुखा है क्या राव अनवर का जो इतना कुछ दिल से निकाला है, या फिर क्या मतलब एकदम से सिंध हुकूमत के खिलाफ आ गए, सिस्टम की बातें करने लगे? दिल दुखा है क्या है उनका? ये तो आज से पहले ये तो वही बता सकते हैं कि उनका दिल दुखा है या क्या हुआ है। अगर दिल नहीं दुखा तो ये खुद बोल रहे हैं, ये बुलवाया जा रहा है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि बुलवाया जा रहा है या खुद बोल रहे हैं, ये तो अब एक शख्स आप उसके चहीते, अचानक से दूरियां, दिल भी नहीं दुखा आप कह रहे हैं। सियासत के अंदर ये चीज चलती रहती है। जो सियासी बंदे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले पीपल्स पार्टी के करीब, लीडरशिप के करीब होके, या वो अंदर बैठ के किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठ के किसी न किसी एक बंदे का सहारा लेके पहले वो बंदा खुद जाती तौर पे फायदा उठाता है, और जब वो पार्टी हुकूमत से निकल जाती है या वो शख्स उस पोजीशन से हट जाता है तो वो लोग आंखें फेर लेते हैं। चले मुझे एक बात बताइए, राव अनवर ने किसी हुकूमत से कोई फायदा उठाया अपनी नौकरी के दौरान? जाहिर बात है, अगर वो सिस्टम के आदमी थे और इतनी चीजें जानते हैं जो वो दावे कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो भी ये सारी चीजें देखते होंगे। सिस्टम के आदमी थे, ये वजाहत कीजिएगा, बैठे हुए थे उस टाइम, ये जुल्फिकार साहब कौन से सिस्टम के आदमी थे? एक सिस्टम वो भी बता दें कि सिस्टम चाहिए थे। आज जब अपनी सीट से हट के ये बातें करें तो वो तो फिर साहब आपने कहा सिस्टम के आदमी, कौन से सिस्टम के आदमी है? एक सिस्टम की वजाहत वो भी कर रहे हैं कि एक सिस्टम है सिंध के अंदर, आप भी कह रहे हैं सिस्टम के आदमी। सिस्टम क्या है, कौन सा सिस्टम? सिस्टम से मुराद यही है ना कि जो पुलिस के अंदर जो एक पूरा उनका ऑपरेशन का सिस्टम है, उसका वो हिस्सा थे। अब वो पुलिस का जो ऑपरेशन है, वो अगर उस सिस्टम का हिस्सा थे तो वो उनको पता होगा कि उस ऑपरेशन के अंदर क्या होता था, पुलिस के अंदर क्या होता था, डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग पैसे लेते थे, कौन देते थे। अब वो उस ऑपरेशन के अंदर उनके पास मालूमात है, उनको चाहिए कि सबूत लेके आए और बताएं। अच्छा है, एक दफा सफाई होगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी। बहरहाल अब देखना यह है कि जो बातें की गई हैं साबिक एसएसपी मलिक राव अनवर ने, इस पर हम एक डिटेल्ड प्रोग्राम करेंगे और तवील जो है वो इस पर गुफ्तगू जल्द करेंगे, और सबूत और हक़ाइक़ सामने रखते हुए, क्योंकि जो शख्स पीपल्स पार्टी का चहीता रहा और फिर ये बातें सामने आती रहीं, जब ख्वाजा इजहार अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, गिरफ्तारी अमल में लाई गई, तो एमक्यूएम का ये नैरेटिव था, ये मौक़िफ़ था कि ये चहीता ऑफिसर है। और फिर उसके बाद नकीबुल्लाह महसूद का मामला हुआ, फिर ये रूपोश हो जाते हैं, फिर अदालत में आते हैं, बख्तर गाड़ी के अंदर आते हैं, वो तमाम चीज़ें जो प्रोटोकॉल दिया गया, फिर उसके बाद ये बरी होते हैं, तमाम मामला आगे देखे जाते हैं। अब ये सिंध के अंदर नहीं, अब ये इस्लामाबाद में जाकर इंटरव्यू देते हैं, और इस पर जब इंटरव्यू में सवालात किए जाते हैं तो तमाम जवाबात सिंध हुकूमत के अगेंस्ट होते हैं। एक सिस्टम की बात करते हैं, डॉक्टर आसिम का नाम भी लेते हैं, अवेज मुजफ्फर का नाम भी लेते हैं, कहते हैं कि वो सिस्टम चलाता रहा, और फिर जब सिस्टम से दूरी हुई तो वो नाराज़ी हुई जरदारी साहब से, और फिर उसके बाद उसको सिस्टम से अलग कर दिया गया। फिर ये भी कहा, दो चार नाम लिए कि कनाडा से जो है वो एक सिस्टम चलाता रहा, 700 अरब रुपए के करीब लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहा गया कि 5 सालों के अंदर ये गबन किया गया, और ये तमाम चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे बाहर पहुंचाते रहे। तो राव अनवर साहब उस वक्त सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब सिस्टम का हिस्सा थे, जिस सिस्टम की बात जुल्फिकार अली बदर साहब ने की, तो क्या मराअत मिलते रहे और क्या फ़वाइद उनको जो है वो हासिल होते रहे, कितना मुस्तफ़ीद हुए, इस पर भी तवील जो है वो गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।